नमस्कार दोस्तों, हमारे डेली अपडेट चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेली अपडेट करंट अफेयर के बारे में। आज है 3 मार्च। तो हमारा पहला प्रश्न है, किसने कोल लॉजिस्टिक्स प्लान एंड पॉलिसी लॉन्च की? तो इसका उत्तर है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने। लक्ष्य, इनका लक्ष्य है केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार 29 फरवरी कोल लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी लॉन्च की। इसका लक्ष्य देश भर में कोयले को निर्बाध रूप से परिवहन सुनिश्चित करना और कोयला लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा देना है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर है नई दिल्ली में हुआ था। इस योजना से होने वाले फायदे या माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, मॉनिटरिंग और उपयोग में शामिल सभी एजेंसियों को एक ही डिजिटल स्मार्ट प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाएगा। इसमें फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी, रेल, इवैक्यूएशन कैपेसिटी में वृद्धि और जल मार्ग के जरिए कोयले के ट्रांसपोर्टेशन जैसी प्रमुख प्रोजेक्ट का निर्माण और विकास शामिल है। योजना के चलते वायु प्रदूषण कम हो गया है, यातायात की भीड़ में को कमी आएगी और प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती होगी। इसके अलावा देश भर में वैगनों अर्थात डिब्बों के औसत टर्न अराउंड समय में 10% की वृद्धि की उम्मीद है। अन्य हितधारक जो योजना का हिस्सा हैं, उनमें रेल मंत्रालय भी शामिल है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, कोल इंडिया, एनटीपीसी, नीति आयोग और निजी कोयला खनिक। इस योजना का हिस्सा बनने वाले अन्य हितधारकों में रेल मंत्रालय, बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, कोल इंडिया, एनटीपीसी, नीति आयोग और निजी कोयला खनन कंपनियां शामिल हैं। दोस्तों, हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघन के लिए जुर्माना किसने लगाया और कितना लगाया और क्यों लगाया? तो आइए हम जानते हैं कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया FIU का मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया ने 1 मार्च को पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.49 करोड़ यानी 5,49,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघन के लिए लगाया गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर इस पेनाल्टी के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया है। तो वित्त मंत्रालय ने क्या कहा? वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर यह जुर्माना लगाया है। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि पेटीएम पर किस वजह से जुर्माना लगाया गया है। FIU इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की कुछ इकाइयों और नेटवर्क के ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसे गैर कानूनी कामों में शामिल होने की जानकारी मिली थी, जिस वजह से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर यह पेनाल्टी लगाई गई थी। इससे पहले 31 जनवरी को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पेटीएम की बैंकिंग सेवाएं 29 फरवरी तक बंद करने का आदेश दिया था, जिसे बाद डेडलाइन बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया गया। RBI ने NPCI से 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की UPI सिस्टम में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर TPAP बनने के आग्रह की समीक्षा करने को कहा है। दरअसल पेटीएम ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर NPCI को UPI बिजनेस के लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर के रूप में काम करने के लिए आवेदन किया था। वहीं अन्य कंपनियां जैसे अमेज़न पे, गूगल पे, मोबीक्विक, फ़ोनपे और व्हाट्सएप सहित 22 संस्थाओं के पास वर्तमान में TPAP लाइसेंस है।
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर किस नई समुद्री प्रजाति का होगा नाम? तो अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर किस नई समुद्री प्रजाति का होगा नाम? तो इसका आंसर होगा हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI। मित्रों, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ओडिशा और बंगाल के समुद्री तटों पर समुद्री स्लग मोलस्क की एक नई किस्म की खोज की गई। इसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। यह प्रजाति मुख्य रूप से मरीन हैबिटेट में रहती है। हमारा अगला प्रश्न है ZSI के शोधकर्ताओं ने इस समुद्री स्लग का नाम क्या दिया है? तो इसका उत्तर होगा कि मेलानोक्लेमिस द्रौपदी। मेलानोक्लेमिस द्रौपदी दिया है। तो ZSI के शोधकर्ताओं ने इस समुद्री स्लग का नाम मेलानोक्लेमिस द्रौपदी दिया है। तो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अब हम जानते हैं कि मेलानोक्लेमिस द्रौपदी यानी मेलानोक्लेमिस जिन से संबंधित इस प्रजाति को पश्चिम बंगाल के तट के दीघा ओडिशा तट के उदयपुर में खोजा गया है। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा एक दूसरा प्रश्न भी निकल के आ सकता है कि मेलानोक्लेमिस जीनस से संबंधित इस प्रजाति को पश्चिम बंगाल तट के दीघा और उड़ीसा तट के उदयपुर में खोजा गया है। तो यहाँ ये प्रश्न बन सकता है कि मेलानोक्लेमिस जीन्स कहाँ पे पाया गया, कहाँ से खोजा गया, किस स्थान पे या किस जगह पे? हेडसील्ड समुद्री स्लग की यह नई प्रजाति भारत के अलावा दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती है। यह भारत में पाई गई हेडसील्ड समुद्री स्लग की दूसरी प्रजाति है। पहली प्रजाति पश्चिम बंगाल और ओडिशा तट पे मेलानोक्लेमिस बेंगालेसिस है। यह एक छोटा अकशेरुकी एवं उभयलिंग प्राणी है। अगर हम बात करें इसकी लंबाई की, इसकी अधिकतम लंबाई 7 मिमी तक होती है। इनका प्रजनन काल नवंबर से जनवरी तक है। यह भूरे काले रंग का होता है और इसके पिछले भाग पर रूबी लाल धब्बा होता है। इसकी पिछली ढाल लंबी होती है। शरीर की लंबाई का लगभग 61% इसके शरीर पर खोल होता है। यह प्रजाति अन्य प्रजातियों से अलग गीले और नरम रेतीली समुद्र तटों पर निवास करती है। यह सामान्य रूप से रेतीले समुद्र तट के अंतज्वारी क्षेत्र में रेंगता है और अपने पीछे रेंगने का निशान छोड़ता है। मेलानोक्लामिस द्रौपदी का निवास स्थान मेलानोक्लामिस बेंगालोसिस के समान है। मेलानोक्लामिस बेंगालोसिस को वर्ष 2022 में दीघा और धामर के तट पर पाया गया था। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1916 को की गई थी। तो यहाँ हमारा एक दूसरा प्रश्न भी निकल के आ रहा है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो इसका उत्तर होगा 1 जुलाई 1916 को की गई थी। इसकी उत्पत्ति, जो इसका प्रारंभिक वर्ष है, इसकी उत्पत्ति 1875 में कलकत्ता में स्थापित भारतीय संग्रहालय के प्राणी शास्त्र अनुभाग से हुई। इसकी स्थापना का उद्देश्य प्राणियों जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा है। प्रारंभ में ZSI के पूरे भारत में 8 क्षेत्रीय केंद्र थे। तो यहाँ एक और प्रश्न भी बन सकता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर कि भारत में ZSI के कितने केंद्र हैं? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा ZSI के पूरे भारत में 8 क्षेत्रीय केंद्र थे। वर्तमान में देश भर में 16 क्षेत्रीय केंद्र फैले हुए हैं। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। ये भी हम ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो कौन से राष्ट्रपति हैं, यानी किस नंबर की राष्ट्रपति बनी हैं,
तो द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। ये राष्ट्रपति होने के साथ साथ भारत की पहली आदिवासी तथा दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज के संथाल आदिवासी समुदाय से संबंध रखती हैं। हाल ही में कहाँ नव पाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई? हाल ही में कहाँ नव पाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई? तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु में। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। मद्रास विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास और पुरातत्व विभाग के छात्रों और प्रोफेसरों ने चेंगलपट्ट तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा, चेंगलपट्ट तमिलनाडु के चेट्टीमेदुपाथुर में एक बच्चे के प्राचीन दफन स्थल का पता लगाया है। इस कंकाल के बगल में एक बर्तन पाया गया है जिसे नवपाषाण काल का बताया गया है। इस कंकाल की सही उम्र का पता लगाने के लिए भारत में विभिन्न प्रयोगशालाओं में डेंटिंग के लिए भेजा जाएगा। नवपाषाण काल के जले हुए लाल मृदभांड, जले हुए भूरे मृदभांड और लंबा गर्दन तथा चौड़े मुंह वाला मृदभांड के कई टुकड़े भी पाए गए हैं। यह पहली बार है जब तमिलनाडु के इस क्षेत्र में इस प्रकार का सामान मिला है। यहाँ पर लगभग 3 साल पहले उत्खनन प्रभारी एवं प्रोफेसर जीनू कोशी द्वारा बहुसांस्कृतिक चरणों वाले एक छोटे से आवास टीले की खोज की गई थी। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साइट का अध्ययन करने की अनुमति दी गई। नवपाषाण काल का अर्थ एक ऐसा युग से है जो पाषाण काल से सबसे अंत में आया और मानवीय जीवन को स्थायी रूप से परिवर्तित कर दिया है। नवपाषाण युग की शुरुआत का काल पूरे विश्व में एक समान नहीं हुआ है। भारत में इसका काल की शुरुआत 400 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व के आसपास मानी जाती है। नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन लुआक ने वर्ष 1865 में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया। तो यहाँ हमारा एक दूसरा प्रश्न भी निकल के आता है कि नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग, जो नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग है वह सर्वप्रथम कब और किसने किया? तो इसका उत्तर होगा जॉन लुआक ने वर्ष 1865 में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। खेती की शुरुआत नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोग का मोटापे का शिकार इस अध्ययन में कितने शोधकर्ताओं ने योगदान दिया? हाल ही में एक सर्वे किया गया जिसमें यह पाया गया है कि 1 अरब से अधिक लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं और इन शोधकर्ताओं में कितने लोगों ने अपना योगदान दिया है। तो इस अध्ययन में 1500 से अधिक शोधकर्ताओं ने अपना योगदान दिया है। द लेसेंट पेपर में 29 फरवरी को प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार वर्ष 1990 के बाद से वयस्कों में मोटापे का प्रसार 2 गुना से अधिक हुआ है। इसके अलावा 5 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों और किशोरों में यह 4 गुना अधिक हो गया है। इस अध्ययन के अनुसार वर्ष 1990 के बाद से सामान्य से कम वजन वाले लोगों की संख्या कम हो रही है और मोटापा अधिकतर देशों में कुपोषण का सबसे आम रूप बन गया है। यह अध्ययन पिछले 33 साल में कुपोषण के दोनों रूपों संबंधी वैश्विक रुझानों की विस्तृत तस्वीर पेश करता है। शोधकर्ताओं ने इस अध्ययन के लिए 190 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 वर्षों या उससे अधिक उम्र के 22 करोड़ से अधिक लोगों और वजन और लंबाई का विश्लेषण किया है। उन्होंने यह समझने के लिए शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI का विश्लेषण किया कि वर्ष 1990 से 2022 के बीच दुनिया भर में मोटापे और सामान्य से कम वजन की समस्या में क्या बदलाव आया है। इस अध्ययन में पाया गया कि 1990 से 2022 के बीच वैश्विक स्तर पर मोटापे की दर लड़कियों और लड़कों में 4 गुना से अधिक हो गई है और यह चलन लगभग सभी देशों में देखा गया है। शोधकर्ताओं ने बताया कि सामान्य से कम वजन वाली लड़कियों का अनुपात 1990 में 10.3% से गिरकर 2022 में
8.2% हो गया और लड़कों का अनुपात 16.7% से गिरकर 10.8% हो गया। द लेसन पेपर के अनुसार भारत में लड़कियों के लिए मोटापे की दर वर्ष 1990 में 0.1% से बढ़कर वर्ष 2022 में 3.1% और लड़कों के लिए 0.1 से 3.9 हो गई है। लड़कियों और लड़कों में मोटापे की श्रेणी के प्रसार के मामले में भारत वर्ष 2022 में दुनिया में 174वें स्थान पर है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं ओडिशा में किसने FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 बुक का विमोचन किया। हाल ही में ओडिशा में किसने FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 बुक का विमोचन किया? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक ने और उन्होंने ही FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 बुक का विमोचन किया है। हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शुक्रवार 1 मार्च को FIH ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 नामक एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है। इसे द हिंदू ग्रुप की खेल पत्रिका स्पोर्ट स्टार ने प्रकाशित किया है। इस विमोचन को हिंदू ग्रुप की खेल पत्रिका स्पोर्ट स्टार ने प्रकाशित किया है। भुवनेश्वर में प्रतिष्ठित कलिंगा हॉकी स्टेडियम और साथ ही राउरकेला में बना नया बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था। 2052 पेज की कॉफी टेबल बुक में खेल गतिविधियों, सांस्कृतिक असाधारणता और दर्शकों के उत्साह को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। इसमें आउटस्टैंडिंग फोटोग्राफ्स और रिच प्रिंटिंग प्रोडक्शन किया गया है। ओडिशा क्षेत्रफल के हिसाब से यह 8वां सबसे बड़ा राज्य है। तो यहाँ हमारा एक और नया प्रश्न बन के निकलता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से 8वां सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो ओडिशा है। और जनसंख्या के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा राज्य। यहाँ 4.1 करोड़ से अधिक निवासी रहते हैं और इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। हाल ही में यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का निधन कब हुआ? उत्तर है उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी का लंबी बीमारी के बाद शुक्रवार को निधन हो गया। कुरैशी का 83 वर्ष के आयु में निधन हुआ। आइए इनके बारे में विस्तृत जानकारी जानते हैं। वह पहली बार 1972 में मध्य प्रदेश की सीहोर सीट से विधायक चुने गए और 1984 में लोकसभा सदस्य बने। जीज कुरैशी का जन्म 24 अप्रैल 1941 को भोपाल में हुआ था। कुरैशी ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मिजोरम के राज्यपाल के रूप में कार्य भी किया था। अजीज कुरैशी को 24 जनवरी 2020 को मध्य प्रदेश की तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने MP उर्दू अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया था। 1973 में वह MP के कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और 1984 मध्य प्रदेश के सतना निर्वाचन क्षेत्र से वह लोकसभा चुनाव जीते थे। आइए जानते हैं 2 मार्च का इतिहास। आज ही के दिन 1949 में देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू का निधन हुआ था। वह देश की आज़ादी की लड़ाई में शामिल रहीं और फिर कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। सरोजिनी नायडू एक महान कवयित्री भी थीं और उन्होंने 12 साल की उम्र में कविताएं लिखना शुरू किया था। उनकी कविता से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला की उपाधि दी थी। 2006 नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक परमाणु समझौता संपन्न हुआ था। 1983 अमेरिका समेत दुनिया में कई देशों में CD प्लेयर की बिक्री शुरू हुई थी। इससे पहले CD प्लेयर सिर्फ जापान में बिका करते थे। 1949 दुनिया की पहली ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट अमेरिका में लगाई गई। 1933 मशहूर व हॉलीवुड फिल्म किंग कॉन्ग रिलीज हुई। 1917 दी जोन्स एक्ट के प्रभावी होने के साथ ही पोर्टो रिको अमेरिका का हिस्सा बना। तो आज के लिए बस इतना ही और अत्यधिक जानकारी के लिए और हमेशा
हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे डेली अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें।